ठीक है, आज आज का रिकॉर्डेड लेक्चर 2 वीडियोस में ब्रेक हो जाएगा। पहले वाली पता नहीं सेव हुई क्या हुई, क्या पता नहीं। चलो, हुई तो नहीं होगी शायद। मैम आपका लैपटॉप का अमाउंट कितना है? 50,000। चिंता मत करो, एक ही बार ऐसी प्रॉब्लम आई है। मुझे पूरा शक है विंडोज पे। चलो। एसएसडी है क्या मैम? हम्म। एसएसडी लगाई? एसएसडी। एसएसडी ही है। चलो। अच्छा मैम। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या हम शो कर रहे थे, अल्फा W1 प्लस बीटा W2। डब्ल्यू से आना चाहिए है ना, ये हम शो करना चाहते थे क्योंकि हम इसको सब स्पेस शो करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, W1 और W2 W के एलिमेंट्स लिए थे, पर हम जानते हैं कि हमें गिवन था W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ W। तो W1 और W2 स्पैन के एलिमेंट्स थे। अब स्पैन के एलिमेंट्स है तो उसकी ऐसी रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। कैसे करने वाले हैं हम, A1 W1 डैश प्लस A2 W2 डैश, किसी भी तरीके से कर लो, प्लस डॉट 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 AN WN डैश। ठीक है, यहाँ पे कुछ B1 W1 डबल डैश प्लस B2 W2 डबल डैश प्लस अप टू सो ऑन BN WN डबल डैश, इस तरीके के एलिमेंट्स पड़े होंगे। जब आप इनको ऐड करोगे, अल्फा A1 प्लस बीटा B1, सॉरी सॉरी, ये अल्फा जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा A1 W1 डैश प्लस अल्फा A2 W2 डैश, और इसी तरीके के आगे की जितनी बची हुई टर्म्स है वो आ जाएंगी। फिर बीटा V1 W1 डबल डैश प्लस बीटा P2 W2 डबल डैश, और आगे की बाकी बची हुई टर्म्स भी इस तरीके से आ जाएंगे। अब अगेन ये क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हमें सबस्पेस शो करना था। एक सेकेंड, क्या शो करना था, हाँ, W को एक सबस्पेस शो करना था। स्पैन ऑफ W इज इक्वल टू W गिवन था। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो गया यहाँ से, 1 मिनट। ठीक है, ये अगेन किसका एलिमेंट आ जाएगा, स्पैन ऑफ W का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट जो भी आया सारे वेक्टर्स की एडिशन, ये किसके अंदर आ जाएगी, स्पैन ऑफ W के अंदर। और स्पैन ऑफ W किसके बराबर है, W के बराबर, ये गिवन है। तो कंप्लीटली ये जो वेक्टर आया हमारा, अल्फा अल्फा W1 प्लस बीटा W2, ये किसके अंदर आ गया, W के अंदर। ठीक है, तो फाइनली हमने शो क्या कर दिया कि दैट W इज अ सब स्पेस। ठीक है, बाय वन स्टेप सब स्पेस टेस्ट से हमने इसको शो कर दिया। आप दूसरे कोई मेथड से भी शो कर सकते हैं इजीली, 2 स्टेप वाले टेस्ट से भी शो कर सकते थे। ठीक है, इजी सा प्रूफ है। प्रूफ्स इजी होते हैं लीनियर अलजेब्रा में, कोई बड़े नहीं होते ज़्यादा। अब देखो, वेक्टर स्पेस, अगर हम कहें कि S कोई भी सेट है, V1 V2 Vn, और फिर हम उसका क्या निकालते थे, लीनियर स्पैन ऑफ S। ठीक है, अगर कोई वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाए S की हेल्प से, यानी अगर लीनियर स्पैन ऑफ किसी भी सेट का निकाल लें, कोई भी गिवन सेट है और उसका लीनियर स्पैन निकालने चले हम, और लीनियर स्पैन बराबर आ जाए V के, V यहाँ पे क्या है, वेक्टर स्पेस, तो इसको क्या बोला जाएगा कि S जनरेट्स दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो 2 तरीके से S जनरेट कर सकता है किसी वेक्टर स्पेस को, यानी वेक्टर स्पेस जो होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड हो सकता है या इनफाइनाइटली जनरेटेड हो सकता है। फाइनाइटली जनरेटेड या इनफाइनाइटली जनरेटेड। फाइनाइटली जनरेटेड कब होगा,
अगर ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो जाए, यानी जिससे जनरेट हो रहा है एल एस इज इक्वल टू वी करके, जिस एस से ये जनरेट हो रहा है ये इसका जनरेटर होगा, ये क्या हो जाए फाइनाइट। और इनफाइनाइटली जनरेटेड ये कब कहलाएगा, जिस एल एस एस से जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाए, ये एस इसका जनरेटर क्या हो जाए इनफाइनाइट। ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, जो एक इनफाइनाइट सेट से जनरेट हो, और फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, जो एक फाइनाइट सेट के लीनियर स्पैन से जनरेट हो। ठीक है, यहां तक ये आपका होमवर्क है, ये आपको हाँ शो मैम। करना है कि अगर S1 S2 में कंटेन्ड है तो स्पैन ऑफ S1 भी स्पैन ऑफ S2 में कंटेन्ड होगा। ठीक है, इसको ट्राई करके आना, अगर कोई डाउट आएगा तो फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि एल एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू एल एस प्लस एल टी, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू स्पैन ऑफ एस प्लस स्पैन ऑफ टी। ठीक है, यूनियन का स्पैन करो या उनका अलग अलग स्पैन करके ऐड कर दो, बात एक ही है। तो इसको शो कर लेते हैं कैसे होगा ये। अगर हम एलिमेंट लें एस यूनियन टी के स्पैनिंग सेट का, तो क्या होगा, एक्स की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, अल्फा आई एक्स आई। ठीक है, यहाँ पे अल्फा आईज कहाँ से आ रहे हैं, इसी फील्ड से आ रहे हैं, जो भी फील्ड है वेक्टर स्पेस की, और एक्स आईज कहाँ से आ रहे हैं, एस यूनियन टी से। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, कुछ देखो कुछ ना कुछ एक्साइज आ रहे होंगे एस से, x1 x2 कुछ भी होंगे वो एस से आ रहे होंगे, और कुछ एक्साइज आ रहे होंगे टी से, कुछ एस से होंगे कुछ टी से होंगे, हो सकता है सारे एस से हो सकता है सारे टी से हों। ठीक है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है यूनियन से आ रहे हैं, तो इसमें से कोई कुछ ना कुछ वेक्टर्स इसके हैं और कुछ ना कुछ वेक्टर्स इसके हैं, दोनों के हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन की जा रही है, इंटरसेक्शन नहीं। तो इसको दो पार्ट्स में अगर ब्रेक कर लिया जाए, किस तरीके से, अल्फा जे एक्स जे प्लस समेशन अल्फा के एक्स के, ये वाला पार्ट हम कह रहे हैं कि ये जो एक्स जे वेक्टर्स आ रहे हैं ये एस से आ रहे हैं, और ये जो एक्स के वेक्टर्स आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, टी से आ रहे हैं। तो यहां से हमें ये नहीं मिल जाएगा कि ये जो कंप्लीटली ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है ये किससे आएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका एलिमेंट होगा, ये एल एस का एलिमेंट होगा, क्योंकि जो एक्स जेस थे वो कहाँ से आ रहे थे, एस से, उनका कॉम्बिनेशन बनाया तो वो एल एस में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टी के लिए ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन किस में चला जाएगा, एल टी में। ठीक है, बीच में उनका एडिशन है, तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर गया, एल एस प्लस एल टी से। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट आप खुद से प्रूव कर सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ मैम, ट्राई करेंगे। ट्राई करना, कुछ ना कुछ होमवर्क भी होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आप लोग इजीली देख सकते हो कि एल एस ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस। इसका लॉजिक सोचना जरा एक बार, लीनियर स्पैन ऑफ एस का लीनियर स्पैन ले रहे हैं, मैं आपको हिंट देती हूँ, वो लीनियर स्पैन ऑफ एस के ही बराबर आ जाए, मतलब कितनी बार भी अब एल लगा लो, कितनी बार भी एल लगाते जाओ उस पे, ये एल एस के ही बराबर आएगा, कितनी बार भी स्पैन करते जाओ। यहां से मैं आपको हिंट दे रही हूं कि एस इज अ सबस्पेस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम की थी हमने, उसका यूज करो, सबस्पेस ऑफ वी एफ इफ एंड ओनली इफ क्या था वो, एल एस इज इक्वल टू एस।
एक और इसमें थ्योरम अप्लाई होगी, वो सोचो क्या हो सकती है। मैम यहाँ पे एस इजिकल टू एल ऑफ एस लीजिए। एस इज इक्वल टू, एल ऑफ एस लीजिए। हम्म, मैम एल ऑफ एस तो ऑलवेज ए सबस्पेस फॉर्म करता है। यस दिस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। वो मैम एल ऑफ एस इजिकल टू एल ऑफ एस होता है ना। मैम अगर सबस्पेस होता, मैम हाँ हाँ हाँ, जो ये अच्छा मैं समझ बाएं गई। तरफ जो लिखा है ना, एस को हम्म, मैम ए लिख दीजिए। ए एस, इज ए सबस्पेस ऑफ बी एफ। हाँ एस इज ए एस को ए सबस्पेस लिख ऑफ वी दीजिए। एफ। एस को अगर इसी स्टेटमेंट में हम एस को किससे रिप्लेस कर दें, एल एस से, क्योंकि एल एस एल भी तो ऑफ एक एस सेट से। है। इसी स्टेटमेंट पे में एस को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, एल एस से। तो क्या बनेगी ये स्टेटमेंट, एल एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ if and only if L of this set ls is equal to this set यानी ls। ठीक है, लेकिन आपको ये बात तो पता ही है ना कि ls इज ऑलवेज अ सबस्पेस। मैंने अभी लेक्चर की जस्ट शुरुआत में ही आपको ये बताया था कि s दुनिया का कोई भी सेट हो जाए, ls हमेशा एक सबस्पेस बनेगा। ठीक है, ls जैसे ही आता है आपके दिमाग में, आपके दिमाग में आना चाहिए ls इज अ सबस्पेस। तो वो तो हमेशा ही बन रहा है सबस्पेस, तो इधर वाला इंप्लीकेशन तो ट्रू हो ही रहा है, एलएस इज अ सबस्पेस। तो सबस्पेस एस तो एक इसको इम्प्लाई कर जाएगा, इस बात को, और ये बात हमने प्रूव कर दी। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। आगे बढ़े। हाँ मैम। ठीक है, अब आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पे। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इसका। देखो लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की बात आई कहां से, पहले तो ये समझो। हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस होता है वी एफ, ठीक है, अगर ये फील्ड इनफाइनाइट होती है तो हम जानते हैं इस वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, यानी सेट ऑफ वेक्टर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। फील्ड इनफाइनाइट इंप्लाइज इस वेक्टर्स इज इनफाइनाइट, क्योंकि जब आप देखते हो इनके कॉम्बिनेशन बनाते हो वेक्टर्स के, कोई भी दो वेक्टर हैं अगर आपके पास, सिंस ये वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो आपके पास फील्ड में कितने वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट। आपके पास मान लो दो वेक्टर्स पड़े हैं, आप इससे इनफाइनाइट वेक्टर्स बना सकते हो। ठीक है, इनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन लो, अल्फा टाइम्स ऑफ दिस प्लस बीटा टाइम्स ऑफ दिस, इनको ऐड करते चले जाओ, अल्फाज और बीटाज को चेंज करते चले जाओ। ठीक है, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, फील्ड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो अल्फा और बीटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास अल्फा और बीटा को रखने की। तो उनको जब आप चेंज करते चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप सिंपली ऐसे ही देख सकते हो, कोई भी वेक्टर है आपके पास v, इसका आप इससे एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन करके एक दूसरा वेक्टर बनाओ, क्या बनेगा, 2v बना दिया हमने, एक अलग वेक्टर बना, एक और स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया 3v बना दिया, 4v बना दिया। ठीक है, अलग अलग वेक्टर्स बनते चले जा रहे हैं सिर्फ स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने से, क्योंकि ये जो वेक्टर आया है ये इसके बराबर तो नहीं, इससे तो अलग ही वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर्स बनते चले जाएंगे, ये हैं तो इनके स्केलर मल्टीपल लेकिन है अलग। ठीक है, तो v से आप कौन सा वेक्टर बना सकते हो, स्केलर मल्टीप्लाई करके अल्फा v बना सकते हो। अब अगर अल्फा के पास, आपके अल्फा के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, तो ये जो आपने वेक्टर लेके आए हैं अल्फा v, इसके कितने चॉइसेस हो जाएंगे। अब क्योंकि अल्फा की जगह आप कोई भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं।
तो अल्फा के लिए इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, तो इसका मतलब अल्फा भी इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो वेक्टर स्पेस के अंदर एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। ये हमने देख लिया कि अगर सिंगलटन ही है उसके अंदर, जीरो को छोड़ के, जीरो यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर आपके पास सिर्फ जीरो वेक्टर होता वेक्टर स्पेस में, तो इसको किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते रहते, जीरो में जीरो ऐड करते, स्केलर एडिशन में देखते तो जीरो में जीरो ऐड करते, कितनी बार भी ऐड करते फाइनली आपको ये जीरो ही मिलता, जीरो बटा सन्नाटा। इसमें आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करते अल्फा इंटू जीरो, रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, एक जीरो वेक्टर ही मिलता है। तो आप जीरो पे कोई भी ऑपरेशन लगाओ आपको जीरो ही मिलना है फाइनली। तो ये जो है ये एक एक्सेप्शन का केस है कि जीरो वेक्टर को वेक्टर स्पेस जीरो ले लो ओवर एनी फील्ड ले लो, फील्ड कोई भी इनफाइनाइट ले लो, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आता है, एक सिंगल वेक्टर ही आता है। ठीक है, फील्ड कोई भी हो, इसके अंदर वेक्टर कौन सा पड़ा होता है, एक ही वेक्टर पड़ा होता है विच इज जीरो वेक्टर। तो जीरो अगर नहीं है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है आपके पास अगर वेक्टर स्पेस में, तो उससे कितने एलिमेंट्स बना सकते हैं, कितने वेक्टर्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट। तो फील्ड इज इनफाइनाइट तो वेक्टर स्पेस इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, इसका कोई सब स्पेस निकल के आएगा, अगर उसके अंदर भी एक एलिमेंट पड़ा है, अगर इस सब स्पेस के अंदर भी एक एलिमेंट भी पड़ा है तो ये भी इनफाइनाइट ऑर्डर का ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है, लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम एक सेट ले आए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अगर हम फाइनाइट ला सकें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। किस तरीके के हो, मान लो v1 v2 v5, कुछ इस तरीके के 5 एलिमेंट्स अगर हमें मिल जाए किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, और हर वेक्टर इस सेट का, यानी कोई भी v बिलोंग्स टू v, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन इसकी हेल्प से की जा सके। ये जो सेट ऐसा ही बस हमारी हेल्प करेगा। जितना लीनियर कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़ा उसको पढ़ने का मकसद क्या था कि हम अपनी स्टडी को आसान करना चाहते थे। इनफाइनाइट एलिमेंट्स को पढ़ना मुश्किल था, हमने क्या किया, फाइनाइट एलिमेंट्स तक आ गए हम। अगर पॉसिबल है ऐसा तो एक सेट लो उसी वेक्टर स्पेस में से, ये जो एस लिया है हमने कहाँ से लिया है, उसी वेक्टर स्पेस में से लिया है। लेकिन इस एस की खास बात क्या है कि हर v बिलोंग्स टू v, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, v को इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दी जा सके, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस अप टू सो ऑन c5 v5। ठीक है, इस केस में 5 वेक्टर्स लिए हमने। तो इससे क्या होगा, इसके एलिमेंट्स देखने की बजाय, इसमें क्या पढ़े, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उन इनफाइनाइट एलिमेंट्स को देखने की बजाय हम सिर्फ इस सेट को देख लें। ठीक है, और ये सेट क्या कर रहा है, ये सेट सारे एलिमेंट्स दे रहा है कॉम्बिनेशन बनाने पे। यानी इस सेट को जैसा ही आप स्पैन करो, स्पैन ऑफ एस क्या दे आपको, v दे दे। तो अब ये सेट एस खास नहीं हो गया। अब तक स्पैन और इसका कोई मतलब नहीं था आपकी नजरों में ज्यादा, लेकिन अब आपने ऐसा फाइनाइट सेट ढूंढ लिया, या इनफाइनाइट भी ढूंढते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फाइनाइट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। वेक्टर स्पेस में इनफाइनाइट वेक्टर्स पड़े थे और आपको एक फाइनाइट सेट मिल गया जिसको स्पैन कर दिया तो पूरा वेक्टर स्पेस बन गया। तो अब आपको इसको स्टडी नहीं करना है, अब आपको किसको स्टडी करना है, इस एस सेट को स्टडी करना है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े, v1 v2 v। ठीक है, अगर हम ये कर लें तो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये एस आप निकालेंगे, मान लो मैंने निकाला एक एस, v6 6 एलिमेंट्स का सेट निकाला, किसके लिए, वेक्टर स्पेस vf के लिए। तो आप लोग कहते हैं नहीं नहीं 6 नहीं, इससे भी कम होने चाहिए। तो किसी ने यहाँ पे आके निकाल दिया s1 नाम का सेट, जिसके अंदर उसने ले लिया v1 v2 v4।
उसने इसको 4 एलिमेंट्स में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, कोई और आके कहता है कि S2 एक एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी खास बात क्या थी कि LS इज इक्वल टू V था। इसकी खास बात अभी भी है कि LS इज इक्वल टू LS1 इज इक्वल टू V है। कोई कहता है कि नहीं, एक और एलिमेंट निकाल देते हैं इसके अंदर से, 4 वाला एलिमेंट निकाल देते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में निकाल लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। V3 निकाल दिया मान लो उसने, लेकिन अभी अगर वो ये करना चाहे तो मान लो ये उसका V के बराबर नहीं आ रहा, तो ये वाला जो सेट S2 है, इसमें से हमने कौन सा एलिमेंट निकाल दिया था? V3 निकाल दिया था, ये यूजलेस हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स निकालने की भी कोई ना कोई लिमिट होगी। और अगर आप कह रहे हैं कि उसमें 6 एलिमेंट से आप जनरेट करा सकते हैं, तो अगर कोई आके कहता है कि 4 एलिमेंट से जनरेट करा सकता है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, मतलब इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, और इसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको मिलेगी? एक ऐसा जनरेटिंग सेट मिल जाए S1 जिसके अंदर कम से कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, अब बात आती है कि लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या रोल है यहाँ पे। देखो, जो हमने 6 वेक्टर्स लिए थे शुरुआत में, किसी ने कहा था कि 6 वेक्टर से जनरेट करा सकता है, लेकिन अगला बंदा आया, ये वैसे ही हो गया कि कोई कह रहा है कि आपको कोई काम करवाना है, किसी से कोई सर्विस लेनी है, एक बंदा आके कहता है कि 6,000 रुपए लूंगा, दूसरा आके कहता है कि नहीं मैं 4,000 में कर दूंगा और पूरा काम करके दिखाऊंगा, LS1 इज इक्वल टू V करके दिखाऊंगा। तो आप ऑब्वियसली S1 को सिलेक्ट करेंगे, S को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा की डिमांड कर रहा है। पर तीसरा बंदा कोई आके कहता है कि V1 V2 V4, यानी वो 3,000 रुपए आपसे लेगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करा पाएगा आपका काम। लेकिन आपको काम कंप्लीट चाहिए, तो ऑब्वियसली आप S1 को सिलेक्ट करेंगे, पैसे को नहीं देखेंगे उस वक्त, राइट? सर्विस को देखेंगे कि सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो हमें S1 वाले सेट्स की डिमांड है, S2 और S वाले सेट्स की डिमांड नहीं है। ठीक है, अब आती है लीनियर डिपेंडेंसी की बात। ये जो हम काम ऊपर कर रहे थे, ये तो चलो हमने एग्जाम्पल से समझ लिया, लेकिन ऐसा करने का कुछ क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए। अगर आपके से कोई 6,000 में काम करा रहा है और कोई 4,000 में करा रहा है, तो आप S1 को सिलेक्ट करें, उसके लिए आपके पास कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि ऐसे नहीं कि किसी पे भी विश्वास कर लेंगे, है ना? कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा जिससे आप विश्वास कर सके उस पर। तो लीनियर डिपेंडेंसी क्या कहती है कि जो ऊपर वाला सेट था S, ऊपर ही ले जाती हूं मैं, जो S सेट था जिसको हमने कांटा मारा, उसके अंदर जो 6 एलिमेंट्स थे, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनमें से कुछ एलिमेंट निकाले जा सकते हैं और S1 बनाया जा सकता है। मतलब उसमें अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर वो सेट्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो अब हम समझते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट टाइप के वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश कब होती है? तो लीनियर डिपेंडेंसी की डेफिनेशन है, ए सबसेट S is called subset S of a vector space VF is called linearly dependent, short में लिख रही हूं, if there exists a finite number of distinct vectors u1 u2 un such that u1 u2 un और स्केलर्स भी एग्जिस्ट करें α1 α2 αn सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। यहाँ पे लिख लो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नॉट ऑल जीरो। अभी समझाती हूँ ये क्या है। α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस अप टू सो ऑन αn un इज इक्वल टू 0। कोई भी वेक्टर्स u1 u2 un है S के अंदर, एक सेकेंड, और α1 α2 αn कुछ स्केलर्स हैं। ये कहाँ पे हैं? α1 α2 αn क्या है? ये स्केलर्स। स्केलर्स यानी फील्ड के एलिमेंट्स, बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, अगर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बनाया
ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। यानी यहाँ से मैं एक और बात बोल सकती हूँ, देखो बोलने का तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो वेक्टर है ये जीरो वेक्टर आएगा इधर, ये जो राइट हैंड साइड पे जीरो वेक्टर पड़ा है इसकी इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जा सके, और ये रिप्रेजेंटेशन में सारे अल्फा आईज एक टाइम पे जीरो ना बने, मतलब कोई ना कोई एटलीस्ट वन अल्फा आई इसमें से जीरो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखी हुई है ये बात, नॉट ऑल जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक सेट 1 2 2 1 1 2 2 2 और ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा लीनियर डिपेंडेंट में और ज्यादा कैसे है। तो इस सेट के बारे में आपको देखना है कि क्या ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट बनाएगा। ये जो वेक्टर्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंट क्या होते हैं, किसको बोला जाता है लीनियर डिपेंडेंट? सेट ऑफ वेक्टर्स को। तो हमें ये देखने हैं दो वेक्टर, इसका नाम दे देती हूँ मैं u1, इसका नाम दे देती हूँ u2। तो ये जो u1 u2 इस सेट S के अंदर पड़े हैं, ये LD हैं या LI, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो इनका हम क्या करेंगे, ऊपर की तरह रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, कैसी? अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 इज इक्वल टू जीरो देखेंगे। फिर ये स्केलर्स की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि स्केलर जीरो आ रहे हैं कि नॉन जीरो आ रहे हैं, ये चेक करेंगे हम। ठीक है, तो अल्फा 1 जब आप करेंगे, अल्फा 1 1,2 प्लस अल्फा 2 2,4 इज इक्वल टू जीरो करके रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इज इक्वल टू जीरो, और 2 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू देखनी है कि जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी, वो आपका मेन मोटिव है। तो 2 सेकेंड इक्वेशन माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन आप कर सकते हैं, वहां से आप करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है दोनों एक ही इक्वेशन है, कुछ अलग नहीं है इनमें। ये बन जाएगी अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 इज इक्वल टू जीरो, सो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फा 2। अब ये आ रही है अल्फा, मतलब स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं आ रही लेकिन ये रिलेशन आ रहा है। पर इस रिलेशन से अगर मैं अल्फा 1 को 1 रखना चाहूँ तो अल्फा 2 मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1/2। ठीक है, फील्ड ऑफ मान लो मैंने ली थी रियल नंबर्स ओवर रियल नंबर्स, ये काम कर रहे थे हम, तो ये दोनों वैलिड हो जाएंगे, ये दोनों जो स्केलर्स आएंगे वैलिड भी हैं। तो देखो नॉन जीरो स्केलर्स एग्जिस्ट कर गए। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट कर जाएं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो नॉन जीरो हो। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाएगा, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है उनको डिपेंडेंट बोला जाएगा। अगर ऐसे अल्फाइज एग्जिस्ट कर गए जो सारे जीरो नहीं है, एक टाइम पे कोई ना कोई एक एटलीस्ट नॉन जीरो आ रहा है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो मैंने कहा था यहाँ पे क्या है, किस चीज का स्कोप है, इसको रिड्यूस करने का स्कोप है। इस सेट एस को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी 1 2, 2 4। ये जो सेट आपने लिया था ये किसके अंदर कंटेन था, आर स्क्वायर के अंदर ना। ठीक है, आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस था, उसके अंदर ये सेट कंटेन था। तो अब इस सेट में क्या है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। यानी यहाँ दो वेक्टर्स हैं, तो एस आपसे कह रहा है कि वो आपसे 2K चार्ज कर रहा है, 2000 रुपीज। पर अब आपको चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कम चार्ज करे आपसे। तो एक S1 आया, उसने कहा कि हम आपसे केवल 1000 रुपये लेंगे एंड आपका काम कर देंगे। यानी ये भी वही काम करेगा, ठीक है, जो वो कर रहा था। तो आप इसको स्टडी करने की बजाय उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, ऊपर मैंने एक बात बताई थी, स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल्स टू वी। ये जरूरी नहीं है हमेशा स्पैन करें, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो फिर हम जब बेसिस वगैरह पढ़ेंगे तब हमें ये बात और क्लियर होगी कि स्पैन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गई लीनियरली डिपेंडेंट होने की बात और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या बनेगा फिर, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट किस टाइप का होगा, जो लीनियरली डिपेंडेंट ना हो।
यानी उसकी उल्टी डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी, उसने कहा था कि सारे वेक्टर्स के लिए अल्फा इज जो हमें मिले वो मतलब एक टाइम पे जीरो नहीं होने चाहिए। ये क्या कहेगा कि इफ फॉर सम फाइनाइट डिस्टिंक्ट वेक्टर्स सेम वेक्टर्स ले रहे हैं u1 u2 un, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमें मिला था ऊपर अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन un, ये जीरो आ जाए, ये इसका मतलब क्या आ जाए यहां से कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन ये सारे जीरो आ जाए। ठीक है, वहां पे क्या है, नॉन जीरो स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे थे ऊपर, पर यहाँ पे जो स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे जीरो हैं। ठीक है, आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, ये सारे जो अल्फाइज हैं ये हमेशा जीरो हो, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहलाएगा, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लो कोई सेट है हमारे पास 1 0 0 माइनस 1 0 0 सॉरी माइनस 1 0 1 0 0 1, ये सेट है। ये सेट किस में कंटेन्ड है, आर क्यूब में, आर क्यूब में कंटेन्ड है। आर क्यूब ओवर आर क्या है, वेक्टर स्पेस है। हमें क्या बनाना है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन और चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस अल्फा 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस अल्फा 3 टाइम्स ऑफ थर्ड वेक्टर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे और देखेंगे कि जीरो की ऐसी रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है क्या, मतलब ये क्या होता है, ये जीरो की रिप्रेजेंटेशन है, जीरो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। एक बात और सुन लो, यहां से एक टर्म है लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में, जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालते हैं तो इस केस में जो रिप्रेजेंटेशन होती है जीरो वेक्टर की, इसमें सारे स्केलर जीरो आते हैं, तो इसको बोला जाता है ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर। नोट्स में भी लिखी है ये बात, इसको बोला जाता है ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट की बात की जाए तो उस केस में इसको क्या बोला जाता है, नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। नॉन ट्रिवियल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें सभी स्केलर्स की वैल्यू जीरो नहीं है। तो हमें क्या चाहिए होता है, लीनियरली डिपेंडेंसी के लिए नॉन ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। मैम अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो पा जाए तो मैम ये डिपेंडेंट हो जाएगा, तो डिपेंडेंट हो जाएगा। एक भी स्केलर ऐसा मिल गया जो नॉन जीरो है तो डिपेंडेंट हो जाएगा, कोई भी एग्जिस्ट कर गया है अगर ऐसा स्केलर। देखो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 स्केलर्स की वैल्यू निकालेंगे तो तीन इक्वेशन बनेंगी, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी 0 प्लस 0 प्लस 0 इज मैम इक्वल टू 0। 1 माइनस 1 लेने से हो जाएगा मैम, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1, अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 और अल्फा 3 इज इक्वल टू -1। अच्छा तो मैम तीनों ही नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आपको डायरेक्टली मिल गए तो अच्छी बात है। एग्जिस्टेंस की बात हो गई कि कोई भी एग्जिस्ट कर गई, एक से ज्यादा सेट ऑफ मैम स्केलर्स भी इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर सॉल्यूशन सकते होगा, हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इसका, 0 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया अल्फा 1, हाँ अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 आ रहा है यहाँ से, ये तो 0 ही है। और तीसरी इक्वेशन से आ रहा है अल्फा 2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 3। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, तो नॉन जीरो भी ले लो, जैसे कि अभी बताया मैंने, 1 ले लो अल्फा 1 को, अल्फा 2 को 1 ले लो और अल्फा 3 को -1। ठीक है, नॉन जीरो स्केलर्स एग्जिस्ट कर गए, इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता तो भी काम बन जाता। फॉर एग्जाम्पल अल्फा 1 अगर 1 हो जाता और अल्फा 2 अल्फा 3 0 हो जाते, तब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट ही कहलाता है। इस केस में भी लीनियरली डिपेंडेंट ही कहलाएगा।
अच्छा, जीरो वेक्टर अगर अकेला पड़ा हो, हम्म, अगर है ऐसा वेक्टर आपके पास, मैं सोच रही थी ये इंडिपेंडेंट बन जाए, ये डिपेंडेंट बन गया, चलो कोई बात नहीं। बाकी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं नोट्स में, देख लेना आप इंडिपेंडेंट के भी। जीरो वेक्टर है किसी के अंदर, मान लो आर स्क्वायर ओवर आर वेक्टर स्पेस लिया है आपने, और इसके अंदर जीरो वेक्टर है। आपने एक सेट लिया जिसके अंदर केवल जीरो वेक्टर पड़ा है, तो क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स एलडी होंगे या एलआई होंगे? एलडी होंगे तो क्यों, एलआई होंगे तो क्यों? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ। अल्फा टाइम्स ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो। मैम लिनियरली डिपेंडेंट होगा। अल्फा टाइम्स ऑफ जीरो जीरो बनाएंगे जब आप इसको जीरो के बराबर रखेंगे। ये क्या था, इसकी आवाज आ रही थी। अल्फा टाइम्स ऑफ जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो वेक्टर जब आप रखेंगे, जीरो वेक्टर यानी इसके अंदर जीरो वेक्टर यही है। जीरो वेक्टर वो आप वेक्टर स्पेस के हिसाब से लेंगे जब आप अल्फा दोनों को मैम, कंपेयर करेंगे तो। हाँ, अल्फा जो जो मतलब अल्फा की हर एक वैल्यू के लिए अल्फा ये की, होगा, बिल्कुल, नॉन जीरो वैल्यू के लिए। अल्फा की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, जो मर्जी रखो। अल्फा की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई भी नॉन जीरो नंबर रखो या जीरो नंबर रखो, सबके लिए इंटू जीरो करके जीरो आंसर आ रहा है। तो अल्फा जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अब मैंने कहा था जब डेफिनेशन बताई थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो स्केलर आ जाए अगर, तो लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाएगा। अब इस जीरो को मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि हमें पता है कि नॉन जीरो के लिए भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। एग्जिस्ट कर गया नॉन जीरो स्केलर, और एक नहीं कर गया, इनफाइनाइट कर गया नॉन जीरो स्केलर, कोई भी ले लो आप, ठीक है। एग्जिस्ट कर गया, बस एक ही एग्जिस्ट करना चाहिए था, एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट। तो जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ये आप लिख सकते हो, जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एलडी या लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, ये बात समझ में आ गई सबको? पूछ लो बीच में अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। यस मैम, आ गई। हाँ, ये वेक्टर बताओ चेक करके, इस बार कोई और बताए, जिसने ऑलरेडी बता दिया वो ना बताए। दिस वेक्टर इज एल डी और एल आई। फिर से वही प्रोसेस आपको करनी है, करके देखो। मैं बताऊं? रुक जाओ, और कोई बताओ। मैम ये हाँ, लाए। एल आई होगा ना? क्यों एल आई होगा, कैसे किया आपने? बिकॉज अल्फा टाइम्स 1,2 इज इक्वल टू 0,0, ये बताना है हमें। सो तो दिस अल्फा इम्प्लाइज, यस, अल्फा है ओनली जीरो वैल्यू सो अल्फा को विच सेट। जीरो ही होना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से आप कोई भी नॉन जीरो वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिटर्न में आपको जीरो वेक्टर मिल रहा है, तो पता ही है आपको, आपको पता है नंबर के रूल्स आपने सब पढ़े हुए, एडिशन मल्टीप्लीकेशन। जब आप करोगे इसको ऐसे लिख भी सकते हो आप, अल्फा कॉमा टू, अल्फा बहुत अच्छे से अगर कोई लिखना चाहता है, इज इक्वल टू 0,0। सो अब जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और टू अल्फा इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज अल्फा के पास केवल एक चॉइस है जो कि है 0। अब सिर्फ एक चॉइस हो तो इसका मतलब एल आई, ठीक है। अब इस वेक्टर में क्या खास था, कोई बता सकता है मैंने ऐसा वेक्टर क्यों चूज किया? आपको क्या शो करना चाहती थी मैं? दिस, मैम हर एक हाँ, नॉन जीरो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है अगर सिंगल जो सिंगल वेक्टर सेट लिया में है, है। हाँ सिंगल वेक्टर लिया है, सिंगल वेक्टर कैसा, सिंगल नॉन जीरो वेक्टर अगर लिया गया है तो वो हमेशा एल आई होगा, और सिंगल जीरो वेक्टर अगर लिया गया है तो वो हमेशा एल डी होगा, ठीक है। ये बातें समझने वाली हैं। अगर किसी सेट में कह दिया जाए, देखो ये बताना सोच के,
अगर कोई सेट लिया गया है उसके अंदर 0 वेक्टर पड़ा है, v1 वेक्टर पड़ा है और v2 वेक्टर पड़ा है, तो अब ये सेट li होगा या ld होगा या क्या होगा? फिर से कॉम्बिनेशन बना के देखेंगे आप, बना के देखो, मैंने लिख दिया, इसको आगे कंप्लीट करो। दिस इज शुड बी इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये एलडी होगा। ये एलडी होगा। क्यों होगा एलडी? क्योंकि देखो वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं, बी को 0 ले लो और सी को 0 ले लो। वर्स्ट केस क्यों? क्योंकि देखो हम एलडी की तरफ हैं, मतलब सॉरी हाँ एलडी की तरफ हैं, तो एलआई को ये समझ लो हम बुरा मानते हैं, क्योंकि एलआई में तो हम, एलडी में तो हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात करनी होती है ना, एक एग्जिस्ट भी करा दिया तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो हम कह देते हैं चलो वर्स्ट केस मान लेते हैं कि नहीं आ रहा, चलो ये बी और सी दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, नॉन 0 हो गए तब तो एलडी हो ही जाए, इसलिए मैं 0 ले रही हूँ। नॉन 0 हो गए तब तो एलडी हो ही जाएगा। अब यहाँ पे ए की बात आई, ए क्या होगा? ए क्या नॉन 0 होगा? ये दोनों 0 ले चुके हैं, इन दोनों की कहानी बिल्कुल खत्म हो गई है। रचना बताओ अब ए को क्या क्या लिया जाए कि ये 0 बन जाए? क्या मुझे कोई स्पेसिफिक ए लेना पड़ेगा या कुछ भी लिया जा सकता है कि ये 0 वेक्टर बन जाए? यानी अब रिड्यूस ये किस में हो गया है? अब ये इसमें रिड्यूस हो गया। अब बताओ ए 0 होगा या नॉन 0 होगा? कुछ भी ले लो मैम, 0 नॉन 0। कुछ भी ले लो। तो एग्जिस्टेंस, अगर ए नॉन 0 लिया तो नॉन 0 स्केलर की एग्जिस्टेंस आ गई ना, मतलब एक नॉन 0 नंबर एग्जिस्ट कर गया। इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि एग्जिस्टेंस की बात करनी है एलडी टाइम चेक करते टाइम। ए 0 भी हो सकता था क्योंकि 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए 0 स्केलर भी हो सकता था, पर यहाँ पे नॉन 0 एग्जिस्ट कर गया तो दिस इज एलडी। सो दिस मीन्स, इसके हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अ सेट कंटेनिंग 0 वेक्टर इज ऑलवेज क्या होता है? हमेशा एलडी होता है। 0 वेक्टर कहीं भी दिख जाए उस सेट को बोल दो एलडी। ठीक है, ये तो हो गई अगली बात। अगर दो वेक्टर्स एलडी हैं, अगर गिवन कर दिया, मैंने आपको दे दिया, बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। अगर ये 2 वेक्टर्स हैं और मैंने कह दिया कि ये एलडी हैं, अब यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखो, अगर ये दोनों एलडी हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो एक कोई भी एक इसका 0 होगा, 0 वेक्टर होगा। आर यू श्योर? 100% मैम। 100%? वाह वाह। ऊपर हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था, आपकी बात को डिस्प्रूव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करी, ये 1 2 2 4 ये एलडी था, ये सेट दिख रहा है? और हाईलाइट करो, पर इसमें तो कोई भी 0 वेक्टर नहीं था। ठीक है, 100% कम हुआ कि नहीं? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर आगे बात V1 करते V1 और स्केलर मल्टीपल हो हैं। यस, V2। हाँ यही बताना चाहती हूँ मैं, कैसे होंगे। देखो ए v1 प्लस बी v2 इज इक्वल टू 0, और ये देखो ये एल डी है, इसका मतलब ए नॉन 0 है या बी नॉन 0 है। ठीक है, मान लो चलो ए और बी दोनों, लेट ए इज नॉन 0 और बी 0 है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको? अगर बी 0 हो गया तो ए इंटू v1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये एल डी है तो यहां से आपको क्या मिलेगा? बी को 0 लिया है ना, हाँ ठीक है, बी को 0 लिया है और ए को नॉन 0 लिया है, तो ए को नॉन 0 लिया है तो यहां से v1 को 0 होना पड़ेगा। चलो यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। ए v1 प्लस बी v2, यहां से v1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो क्या निकलेगी? माइनस बी v2, मतलब माइनस बी बाय ए इंटू v2। ठीक है, अब किसी एक को नॉन 0 लेना है, तो क्योंकि अब ए को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ए को ही नॉन 0 ले लो, ए इज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है, क्योंकि डिवाइड अब अगर आप a को 0 ले लोगे तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एलडी है तो एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन नॉन जीरो स्केलर तो होगी, तो a को नॉन जीरो लेके चलेगा हम। तो v1 किसके स्केलर मल्टीपल हो गया, v2 का स्केलर मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। दिस इज इन मल्टीपल ऑफ v2। अच्छा, इनमें से कोई एक 0 हो जाता अगर, तो क्या होता, अगर ऐसे हो जाता, देखो यहाँ पे इन पर्टिकुलर अगर b 0 हो गया, क्योंकि a तो नॉन जीरो लेके हम चले ही हैं, b को 0 ले लो या नॉन जीरो ले लो वो आपकी मर्जी है, थोड़ा डीपली समझना इसको। b 0 हो सकता है और b नॉन जीरो हो सकता है। b नॉन जीरो होगा तो इस केस में तो आपने स्केलर मल्टीपल बोल दिया, इस बात में किसी को कोई डाउट। अगर b नॉन जीरो हुआ और इसमें क्या है, हमने a को नॉन जीरो बोला और b नॉन जीरो बोला है, तो दोनों नॉन जीरो हैं, तो v स्केलर मल्टीपल हो गया v2 का। यहाँ पे कोई ना कोई स्केलर है और उसके मल्टीपल में हाँ लिखा मैम। जा रहा है, तो स्केलर मल्टीपल तो हो गया। अगर b 0 हुआ तो क्या होगा, तो v1 एक 0 वेक्टर बन जाएगा, और v2 देखो 0 नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। v2 मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो नॉन जीरो होगा, क्योंकि 0 होगा अगर v2, दोनों केस लेके चलते हैं, चलो इससे दो केस बनेंगे, v1 0 और v2 0। दूसरा केस क्या बनेगा, v1 0 और v2 कोई भी नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो दोनों केसेस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, ये दोनों 0 वेक्टर हैं, तब तो स्केलर मल्टीपल है ही। एक अगर 0 वेक्टर है, दूसरा कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, से कुछ भी v कह दो इस वेक्टर को, या v2 से ही डिनोट कर लेते हैं, तो 0 इज इक्वल्स टू क्या टाइम्स ऑफ v2 जो स्केलर मल्टीपल बन जाए, 0 टाइम्स ऑफ v2 ना। तो स्केलर मल्टीपल लाना है, वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, बस ये बात समझने की थी, ठीक है। 0 वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एवरी वेक्टर, ठीक है ना। 0 वेक्टर तो हर वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। 0 वेक्टर किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे दुनिया का कोई भी वेक्टर पढ़ाओ, इस यहाँ पे एक स्केलर ले लो 0 और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 वेक्टर ऑब्टेन किया जा सकता है। तो 0 वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ एवरी वेक्टर, ठीक बात है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब मैम अगर कोई सेट में एक नॉन एक जीरो वेक्टर हो हम्म है, हम्म तो उस सेट ऑब्वियसली लिनियरली डिपेंडेंट होगा। वो ऑब्वियसली लिनियरली डिपेंडेंट होगा, ये हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ से भी आप देख सकते हो। हाँ मैम। लेकिन लिनियरली मगर इसका कन्वर्स। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यस एग्जैक्टली। हाँ कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक देखो मैं एक वेक्टर लेती हूँ, दो वेक्टर्स लिए मैंने, हाँ मैम, एक हमने वन, जो अभी अभी जो एग्जांपल दिया, मैंने जो 100% बोल दिया था। आर ओवर आर का स्पेस ले लो, अरे उससे भी अच्छा एग्जांपल ले लो, सिंपल आर ओवर आर में वेक्टर स्पेस आर ओवर आर ले लो, और वेक्टर कहाँ से उठाने हैं आपको, आर से। तो एक 2 उठा लिया मैंने और एक 1 उठा लिया, ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, यानी एलडी हैं, बट बोथ आर नॉन जीरो, ठीक है। सिंपल बातों को डीपली पढ़ा करो, मुश्किल बातों को आराम से पढ़ते रहना, लेकिन सिंपल बातों को डीपली पढ़ना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आपको ये शो करना है, चलो ट्रू फॉल्स की बात नहीं करते हैं, मैं आपको ये बोलती हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लो सोचने का। शो दैट सुपरसेट, सुपरसेट जानते हैं सब लोग, हाँ मैम। superset of a linearly independent set, li set is li। इसका हल्का फुल्का आइडिया आप मुझे बता सकते हैं, सोच लो 2 मिनट।
हल्का सा हिंट लेते हैं। अगर हम लें कोई भी सेट, ये v1 v2 vn, दिस इज li, इसको सुपर सेट लेना है हमें। सुपर सेट को एसएस नाम दे देते हैं। इसके अंदर इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, v1 v2 vn, और कुछ और एक्स्ट्रा पड़े होंगे। इसको आपको शो करना है लाइक अब देखो, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट आ रही मैं। पीछे से आवाज आ तो रही है, देख लेना, इधर लगे तो इधर ही आना, तो 2 कमरे संभालने पड़ेंगे। छत पे ही है, पीछे भी है, छत पे पता नहीं है, तो इधर ही आवाज आ रही पीछे से, इधर आवाज। हाँ, करें आगे, बंदर आ गए थे, कोई भी आ जाते हैं। मैम एस डॉट एस, इसका मीनिंग क्या है? सुपर सेट मतलब कुछ भी नाम दे दो अपनी मर्जी से। ये सेट है एक्चुअल वाला, ये li गिवन है, मैंने सुपर सेट को एसएस कर दिया। ठीक है, सुपर सेट मतलब इसके अंदर n एलिमेंट्स तो वो पड़े ही होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी पड़े होंगे, है ना, और इसको हमें शो करना है li। तो इसका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हमें लेना पड़ेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन किस टाइप का? v1 v1 प्लस v2 v2 प्लस अप टू सो ऑन bn vn, ठीक है, प्लस bn प्लस 1 vn प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन bm vn। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ये सारे bi 0 होने आने चाहिए, bi 0 शो करने हमें। पर एक बात सोचना आप ध्यान से, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ? b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस अप टू सो ऑन bn vn। यहां तक तो सेम। या हम इसको ai's करके लेके चल दें। चलो ai's लेके चलते हैं। a1 v1 a2 v2 an vn, और आगे जो भी पड़े हैं उनके कोफिशिएंट 0 ले लो, vn प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन 0 इंटू vn। ठीक है ये बात। अब देखो ये सेट कौन सा है? ये तो सुपर सेट वाला पार्ट हो गया, ये एसएस वाला पार्ट हो गया, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें मैंने 0 ये वाले एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनके एडिशन से, क्योंकि 0 कोफिशिएंट्स हैं इनके, ये कंप्लीटली 0 ही है। लेकिन ये वाला जो है ना an vn, a1 v1 से an vn तक का पार्ट, ये क्या है? ये एस सेट का पार्ट है। और एस सेट क्या था? li था ना। हाँ मैम। है ना। तो देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको मिल जाएगा कि a1 a2 अप टू सो ऑन an तक ये सारे तो 0 हैं। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड के v1 और ये v1, इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। b1 किसके बराबर होगा? a1 के। कोफिशिएंट नहीं कंपेयर करने तो इसको इस तरीके से लिख लो, बाकी हम कर सकते हैं कोफिशिएंट कंपेयर, b1 माइनस a1 इंटू v1 प्लस b2 माइनस a2 इंटू v2। इस तरीके से करके लिखने के बाद प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिख दिया हमने, प्लस अप टू सो ऑन जो भी बचेगा आगे, bn प्लस 1 bn प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन bm vn। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल आएगा,
कंपेयर करोगे इसको जीरो वेक्टर से, एक मिनट, मैम लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए आएगा। इसके आगे वाले कोफिशिएंट जीरो है ना, सॉरी वो मैं लिखना भूल गई यहाँ पे। वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो तो ठीक है। ये सुपर सेट की बात हो रही है ना। क्या किया जा सकता है यहाँ पे? ये वाला सेट तो एल आई है, ठीक है। तो ये वाला सेट या तो इसको दूसरे तरीके से किया जाए, अलग से कोफिशिएंट्स लेके। चलो, तो समझ में आ रहा है किसी को? देखते हैं इसको फिर। ट्राई करना इसको, और इसका दूसरा पार्ट भी ट्राई करना, कल इसको डिस्कस करते हैं। सबसेट ऑफ एन एलआई सेट इज एलआई। अच्छा, कुछ मैम गलत लिखा था स्टेटमेंट में। हाँ बोलो बोलो। अगर स्टेटमेंट गलत हो गई, एक स्टेटमेंट गलत हो गई तभी तो प्रूफ नहीं हो रहा है। सुपर सेट नहीं आएगा यहाँ पे, सबसेट आएगा। सुपर सेट तो उसके लिए हाँ होता है, ये तो एलडी के लिए। सबसेट होगा। हाँ, एलडी के लिए होता है ना। स्टेटमेंट गलती से मैंने हाँ उल्टी लिख मैम, दी, सुपर तभी सेट होगा तो तभी गड़बड़। मैम हाँ हाँ ठीक है। सब सुपर सेट तरीके वाला, से गलत किया हाँ जा एक सकता है। सेकेंड, ये वाला रिजल्ट आप लोग लिख लो, ये प्रूव करना। सबसेट, सॉरी, सुपर सेट ऑफ एन एलडी सेट इज एलडी। इसी तरीके से प्रूफ होगा उसका, करके देखना, ठीक है। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं कि सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई। तो सबसेट होना था, मैंने सुपर सेट कर दिया, ठीक है, वो गड़बड़ कर दी मैंने। तो यहाँ चलो एस एस लेके चल रहे हैं हम एक सबसेट। तो इसके अंदर कुछ कम एलिमेंट्स होंगे उससे, जैसे यहाँ पे वीएम कहीं पड़ा होगा, वीएम वीएन, तो ये वीएम तक ही इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एसएस के अंदर ये एलिमेंट्स थे, तो ये V1 V2 Vm, ये एसएस के अंदर थे V1 V1 प्लस अप टू सो ऑन Vm Vm, और उसके अंदर थे Vm Vm तक तो थे ही, Am Vm प्लस कुछ n एक्स्ट्रा थे जाके, Am +1
vm plus 1 plus up to so on am an vn। ठीक है, ये हमारा सेट वाला पोर्शन था और ये सबसेट वाला पोर्शन था। तो ऊपर सबसेट वाला लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन, नीचे सेट वाला लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है। ठीक है, ये जो नीचे वाला लिखा है ये क्या है, ये है एल आई। ठीक है, सेट एल आई गिवन है, सबसेट को एल आई प्रूव करना है। तो b1 माइनस ए वन इंटू वी वन प्लस b2 माइनस ए टू इंटू वी टू प्लस ये लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को एक तरफ लाएंगे तो ये इसको इस तरीके से लिख लो, a1 माइनस b1 इंटू वी वन प्लस अप टू सो ऑन am माइनस bm इंटू vn और प्लस कुछ एक्स्ट्रा बच जाएंगे am प्लस 1 vm प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन an bn। अब ये क्योंकि li गिवन है, li कौन सा गिवन है, ये नीचे वाला, दिस इज li, यानी जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो li है, यानी ये वाला सेट li है। अब इसके कोफिशिएंट्स कुछ भी हो जाएं दुनिया जहान के, थोड़े से चेंज हो गए हैं ये कोफिशिएंट्स, a1 माइनस b1 am माइनस bm टाइप के हो गए हैं, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। ये कहता है कि ये वाला कोफिशिएंट पहला वाला 0 होगा और सारे 0 होंगे, तो पहला वाला 0 होगा तो a1 b1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से चलते चलते am bm के बराबर आ जाएगा और ये जो आगे वाले am प्लस 1 है, am प्लस 1 am प्लस 2 अप टू सो ऑन an तक, ये बराबर आ जाएंगे 0 के। ये तो ये सारे तो 0 हो ही गए। ठीक है, हमें प्रूव करना क्या है, b1 b2 bm को 0, वो तो खैर 0 गिवन ही थे, प्रूव क्या हो गया, क्योंकि ये सेट li था तो यहाँ से क्या शो हो रहा था कि a1 a2 an ये सारे 0 हैं। ठीक है, अब देखो ये वाले तो सारे 0 थे ही, हमें एक्स्ट्रा काम यहाँ पे क्या करना है, a1 भी 0 है और am भी 0 है, क्योंकि सारे ai 0 हैं, ये गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से a1 0 मिल जाएगा, a1 0 होते ही b1 0 हो जाएगा और इसी तरीके से am 0 होते ही bm 0 हो जाएगा। तो ये वही है जो हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव क्या करना था, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लिया था, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था इस सबसेट का, सबसेट के कोफिशिएंट्स थे b1 b2 bm और लास्ट में जाके हमने इन्हीं को सबको 0 के बराबर प्रूव कर दिया। तो b1 b2 अप टू सो ऑन bm ये सारे 0 आ गए। सो दिस इम्प्लाइज जो सबसेट आ गया वो भी li आ गया। अब क्लियर है सबको, बताओ कहीं डाउट रह गया हो तो। हाँ मैम, इस बार क्लियर हो गया। वो स्टेटमेंट ही गलत लिख दी थी तो हाँ मैम, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। तो आपको प्रूव करके लाना, मैं लिख भी दूं, अगर नोट्स दोबारा देखोगे तो मैं लिख देती हूँ, मैंने रब कर दिया कि सुपर सेट ऑफ LD सेट इज LD, सेम इसी तरीके से आपको प्रूव करना है। ठीक है, और ये दो बातें हमेशा याद रखनी है, बहुत बार यूज होती है। ठीक है, अच्छा अगर कोई वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है किसी vn v1 v2 vn का, इसको सिंपल लॉजिक से जज करने की कोशिश करना। गिवन है इफ v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn, देन ये जो सेट बनेगा v, v1 v2 vn, मतलब इस सेट में हमने क्या डाल दिया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उठा के डाल दिया। पहले v1 v2 vn थे सेट में पड़े, अब एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया, वो है v। तो ये जो सेट होगा ये li होगा या LD होगा, ये सवाल है आपसे। मैम सेकंड स्टेटमेंट और एक बार बता दियो। सेकंड स्टेप में मतलब if v is linear combination of इफ v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn, यानी ये गिवन है आपको, इफ v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा n vn। ठीक है, वेयर अल्फा इज बिलोंग्स टू फील्ड और vi कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस से।
ठीक है, तो ये जो v वाला स्मॉल वेक्टर है, अगर इसको इनके साथ डाल दिया जाए जिनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन था, तो ये जो सेट बनेगा नया, ये जो नया सेट फॉर्म हो रहा है, ये सेट Li होगा या Ld होगा? ये तो मैम एलडी होगा। ठीक है, और कोई बताओ, सबको Ld लग रहा है या Li लग रहा है? एलडी होगा। मैम v को इस साइड ले जाऊं तो माइनस v प्लस अल्फा वन v1 वो तो 0 हो जाएगा, तो उससे में कंक्लूजन आ सकता है मैम। अगर v 0 हो गया, दो केस भी मान सकते हो इसमें, अगर v 0 हो गया और v नॉन 0 हो गया। v 0 होते ही एक बात गारंटी के साथ आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो गारंटी के साथ? v 0 होते ही आपने जीरो वेक्टर किसी सेट में डाल दिया, तो किस बात की गारंटी ले सकते हो आप? तो मैम वो तो पूरा सेट लीनियरली LD हो डिपेंडेंट जाएगा, होगा। क्योंकि हाँ जिस मैम। सेट में जीरो वेक्टर आ गया वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट। अब v अगर नॉन जीरो हुआ तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जरा देखो, यहीं से सारी बात निकल के आएगी। अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एंड v माइनस v इज इक्वल टू माइनस जीरो हो v जाएगा। इजिकल टू थीटा होगा। माइनस v इज इक्वल टू जीरो, थीटा -1 तो नॉट है। थीटा मतलब मैम वो जीरो वेक्टर को बता रहा है मैंने। अच्छा, तो ये वो देखो, हम लोग थीटा करके पढ़ चुके हैं अच्छा थीटा करके पढ़ते हो, हाँ सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो देखो यहाँ से जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन है, पहली बात तो ये निकल के आएगी, अगर v नॉन जीरो है ना, तो इनमें से कम एक नॉन जीरो तो हो गई, प्लस यहाँ पे -1 भी पड़ा है, तो देयर एग्जिस्ट एन अल्फा 1 अल्फा i जो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर सारे अल्फा i जीरो हो गए तो ये एक जीरो वेक्टर नहीं बन जाएगा, ये सारे जीरो हो गए तो ये कंप्लीटली जीरो क्वांटिटी हो जाएगी जो रेक्टेंगल में, तो फिर इसको जीरो वेक्टर होना पड़ेगा। अगर नॉन जीरो है तो कम से कम एक अल्फा i जरूर एग्जिस्ट करेगा जो नॉन जीरो है, प्लस हमने क्या बोल दिया, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। अब ऐसे दो कोफिशिएंट आपको मिल गए, एग्जिस्ट कर गए, इस केस में भी नॉन जीरो और इस केस में भी नॉन जीरो। -1 भी तो कोफिशिएंट है, फील्ड का एलिमेंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट पड़ा है इसके साथ, तो कोफिशिएंट ऐसे दो मिल गए जो नॉन जीरो है, सो दिस इंप्लाइज जो सेट बना है वो LD बनेगा। ठीक बात? हाँ मैम ठीक है। अच्छा और आपका पहली वाली जो हाँ दिया है ना, हम्म, जो सब सेट और सुपर सेट दिया आपने, सुपर सेट ऑफ Li इज Li नॉट नो 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 सुपर सेट ऑफ LD इज LD। हाँ मैम, वो तो मैम एक आपने जो प्रूफ करा है उसका होगा, और एक बार जो Li वाला जो आपने प्रूफ किया उससे मदद से भी हो जाएगा एक लाइन में। हाँ उसकी मदद से भी हो जाएगा। और क्या कह रहे हो, दूसरी बात क्या बोली? और कुछ नहीं मैम। अच्छा और कुछ नहीं, चलो ठीक है, बस प्रूफ करना है आपको, कितने भी तरीके से करो, एक से ज्यादा करो अच्छी बात है, प्रूफ सही होना चाहिए बस। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल्स मैंने ऐड कर रखे हैं नोट्स में, वो देख लेना, नोट्स दे दूंगी अभी क्लास के बाद, कि Li LD चेक करने के सिंपल एग्जांपल। देखो Li और LD चेक करने का अगर बेस्ट तरीका बताऊं ना, तो अभी हमने प्रैक्टिकली चेक नहीं किया Li और LD सेट्स को, इसका बेस्ट तरीका क्या है, रो एशेलॉन फॉर्म, जो हम मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ Li LD जितना हम पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, इसलिए ज्यादा एग्जांपल्स मैंने नहीं कराए हैं, जो एक दो बेसिक है वो नोट्स में डाल दिए। तो जब मेन कंसेप्ट आएगा वो रो एशेलन फॉर्म में आएगा, वहां से रैंक वैंक सब कुछ आएगा मैट्रिसेस का, तो तब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे साथ में। ठीक है, Li LD का इतना रोल तो है नहीं एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि Li LD चेक करो। ठीक है, तो जो मैट्रिसेस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो फिर जब आप रो एशेलन फॉर्म कर लोगे तो Li LD तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं अच्छे से बताएंगे रो एशेलन फॉर्म, कई बच्चों ने आप में से पढ़ भी रखी होगी। तो अब देखो थोड़ा सा बेसिस का इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ, फिर हम कल डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस लेक्चर का थोड़ा सा ही काम रह गया। बेसिस, अब बेसिस कैसा सेट है, मैंने कहा था एक सेट हमने लिया जो v1 v2 vn कुछ n वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, अगर ये
स्पैन कर देना वी को, तो ये अच्छा सेट माना जाता है, सुंदर सेट। ठीक है, लेकिन इस सेट से भी एक और सुंदर सेट है, जब हम इसको रिड्यूस करते चले जाते हैं, मान लो ये सेट एलडी था और ये स्पैन कर रहा था वी को, ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, एलडी सेट अच्छा नहीं होता, एलडी सेट थोड़ा महंगा होता है, तो हमें थोड़ा सा सस्ता करना पड़ेगा इसको। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई V1 V2 V5 वाला स्पैन कर रहा था एस को, फॉर एग्जांपल ये वी को स्पैन कर रहा था, तो हमें इससे फिर भी थोड़ा सस्ता वाला काम देखना है, काम भी अच्छा हो और सस्ता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एस को रिड्यूस कर दिया। क्या किया हमने, इसमें से डिपेंडेंट वेक्टर निकाल दिया। अब डिपेंडेंट वेक्टर निकालने का फायदा क्या हुआ, इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि डिपेंडेंट वेक्टर यूजलेस होता है, एकदम यूजलेस। अगर V5 V1 V2 V3 V4 पे डिपेंडेंट है तो V5 इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो, ऊपर 5 थे, नीचे 4 वेक्टर्स हैं, तो V5 कैसे लिखा जाएगा, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस α4 V4। ठीक है, तो V5 को उठाया हमने और निकाल दिया इस सेट से, क्योंकि ये V1 V2 V3 V4 इन्होंने बोला हम अकेले ही काफी हैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना के पूरे V को स्पैन करने के लिए, तुम जाके बैठो V में। ठीक है, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम मतलब हमसे मदद ले रहे हो, हमारा कॉम्बिनेशन करके हमसे मदद ले रहे हो, तो तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो हम 4 लोग काम कर लेंगे। मतलब V5 ऐसा डिपेंडेंट सेट है, डिपेंडेंट यानी वो बहुत ही आलसी है, वो काम नहीं करना चाहता, तो उसको भेज दिया V में इन लोगों ने। तो इन्होंने कहा कि हम लोग काफी हैं स्पैन करने के लिए। ठीक है, अब इनको एक बात और पता चली यहाँ से कि जो V2 सेट पड़ा था ना, V2 सेट भी ऐसा ही था जैसा V5 था। V2 सेट भी इन बाकी के बचे हुए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था। मतलब V2 क्या था, आलसी यानी डिपेंडेंट। तो ये α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α4 V4 टाइप से लिखा जा रहा था। सॉरी, α2 V2 नहीं, α3 V3 कर लो इसको। तो इन्होंने कहा नहीं, अब आपका भी कोई काम नहीं है, आप भी सिर्फ बैठ के मजे ले रहे हो, तो आपको भी निकाला जाएगा यहाँ से। तो इन्होंने V2 को भी निकाल दिया। अब जो सेट बना, इनकी लागत भी कम आ रही थी, मतलब ऊपर जो था वो महंगा था, वो 4000 रुपये ले रहा था। अब जो सेट बनेगा V1 V3 V4, ये जो सेट बनेगा ये क्या करेगा, ये कम पैसे में पूरा काम करेगा। इसमें से कोई भी आलसी नहीं है, सारे अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने चेक किया ना कि V1 V2 V3 ये तीनों में से कोई भी किसी का भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा। तो ये आपस में क्या है, जब लीनियर कॉम्बिनेशन कोई किसी का नहीं आता तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इससे छोटा अगर आप रिड्यूस करोगे सेट को, अब ध्यान से सुनना, अब अगर इन्होंने कहा कि हम V1 को निकाल दें या V3 को निकाल दें या V4 को निकाल दें, तो अगर अब इन्होंने किसी सेट को निकालने की कोशिश की, किसी वेक्टर को निकालने की कोशिश की, V1 और V4 यहाँ पे रखे हुए हैं, इन्होंने V3 को निकाल दिया, तो अब इनकी लागत तो कम हो गई, 2000 रुपये हो गई, लेकिन इनके काम की क्वालिटी रिड्यूस हो गई। मतलब अब ये स्पैन नहीं कर पाएंगे V को। ठीक है, तो अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट थे, उसमें से वो स्पैन कर रहे थे आपके वेक्टर स्पेस को, मतलब यहाँ अच्छा वाला काम चल रहा था, LS इज इक्वल टू V तो था, और 3 सेट थे, सॉरी 3 वेक्टर्स थे, उसमें से भी अगर आपने कहा कि इंडिपेंडेंट थे, तब भी आपने उसमें से एक वेक्टर निकाल दिया, तो अब ये क्या होगा, अब ये स्पैन नहीं कर पाएगा। इन जनरल ये बात ट्रू होती है कि अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को में से कोई वेक्टर निकाल दो, ठीक है, इंडिपेंडेंट थे मतलब तीनों अच्छे से काम कर रहे थे और तीनों कंप्लीट कर रहे थे उस काम को, अगर उसमें से आपने कोई वेक्टर निकालने की कोशिश की तो फिर ये स्पैन नहीं कर पाएगा पूरे वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो अब समझते हैं कि बेसिस क्या है। यहां तक क्लियर है? बेसिस करते हैं अब। तो हमें 2 टर्म समझनी है, एक स्पैन करने वाली टर्म जो हमने पहले पढ़ा था परसों वाले लेक्चर में, आज भी देखा इसको, और हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट
और डिपेंडेंट वाली बात करनी है। फिर हमने देखा कि डिपेंडेंट को तो कम किया जा सकता है, कम करते 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 कभी ना कभी हम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेसिस करते टाइम। तो बेसिस क्या कहता है, वीएफ अगर कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो एस अगर कोई उसका सबसेट है, एस इज कंटेन्ड इन वी, सो एस कंसिस्ट ऑफ, दो कंडीशन होल्ड करता है ये एस, लिख देते हैं, एस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी इफ, पहली तो एक कंडीशन ये होल्ड करे कि एस के अंदर consists of linear combination of V, linearly independent vectors of V, sorry, linearly independent vectors of V। कहने का मतलब एल जो सेट है वो एल आई है। जैसे जो फाइनली हमारा सेट जो एल आई आया था इस केस में, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया था, वो ये था V1 V3 V4 वाला। इससे हमने छोटा करने की कोशिश की तो फिर हमें प्रॉब्लम फेस हुई। S कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, पहले तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए तभी वो अच्छा सेट माना जाता है। अच्छा सेट यानी इंडिपेंडेंट वाला सेट, क्योंकि जो डिपेंडेंट वाला होता है उसके अंदर बहुत ही आलसी लोग पड़े होते हैं, उन्हें हमें निकालना होता है। दूसरी बात ये जो होल्ड करता है वो क्या होता है, ईच वेक्टर इन V is a linear combination of elements of S। मतलब V का हर एक एलिमेंट S के एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सके। कहने का मतलब ये जो S सेट है ये स्पैन कर दे V को, यानी इसका हर एक एलिमेंट, कोई भी V उठा लें, वो कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन से बन के आ रहा हो, अल्फा आई एस आई टाइप का आ रहा हो, जहां पे एस आई किसके एलिमेंट्स हो, एस के एलिमेंट्स हो। मतलब हर एक एलिमेंट उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो हमने स्पैन और एल आई की बात की थी, पहली कंडीशन एल आई की बात कर रही है और दूसरी कंडीशन स्पैन करने की बात कर रही है, तो ये हो गई अच्छी कंडीशंस। ऐसा सेट जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो कहलाता है बेसिस, ठीक है। अगर ये सेट फाइनाइट हो जाए तो इसको कहेंगे फाइनाइटली जनरेटेड या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर सेट इनफाइनाइट हो जाए तो V को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी ही डायमेंशन कही जाएगी वेक्टर स्पेस की। सो डायमेंशन अगर आप समझना चाहते हैं, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस VF इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है। अब इसी डायमेंशन को निकालने का सारा झगड़ा है प्रीवियस ईयर्स, जो कि बहुत आसान काम होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, बेसिस की खास बातें पढ़ेंगे, बेसिस यूनिक नहीं होता, हम ये पढ़ेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उसमें हमेशा सेम रहते हैं। जैसे अगर आप इसका बेसिस निकालेंगे Rn ओवर R का, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर n एलिमेंट्स होंगे बेसिस के अंदर, लेकिन अलग अलग तरह के बेसिस एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिस इनफाइनाइट टाइप्स के एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हमेशा फिक्स रहते हैं। तो कैसे क्या होगा, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बाकी बातें हम कल पढ़ेंगे, और कुछ फिर डायमेंशन वगैरह के प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैम जेम में वेक्टर स्पेस सिर्फ डायमेंशन तक ही है ना? वेक्टर स्पेस डायमेंशन तक नहीं है, हाँ कह सकते हो एक तरह से, हाँ डायमेंशन तक ही है। वेक्टर स्पेस का पोर्शन इतना ही है, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस जो अगला पोर्शन आएगा। तो हाँ वेक्टर स्पेस में इतना ही है, और वैसे वेक्टर स्पेस में पूरा पोर्शन ही इतना ही है, कोई भी करेगा वेक्टर स्पेस को तो इतना ही है, मतलब बेसिक लेवल पे। अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है तो भी उतना ही है, कोई भी आप बुक चेक करेंगे तो इतना ही आता है। मैम वो जो कल आपने